क्योंकि देखो ऐसे हर चीज़ के अंदर लड़का ही भुगतता है भाई, सारी चीज़ लड़कों के साथ ही हो रहा है, तो वो अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है। जैसे अगर कोई लड़की बोले कि मेरे साथ इसने जी रेप किया तो जी तुरंत आपको एफआईआर कर दो। ठीक है। क्योंकि लॉ ने ये सोचा, ये तो 5 साल फिर बाद में जब वो जीतता भी है तो भी वो कहता है मेरी तो जी लाइफ खराब है। नहीं, मना करने का क्या रीज़न है? यही कि मतलब ले देकर कुछ हो जाए काम, या उनकी डिमांड रहती है ऐसा कुछ? जैसे अतुल सुभाष का केस था, उसके खिलाफ 9 केस थे कि जो ये बोल रही है वो कंप्लीटली डायमेट्रिकली झूठ है। तो उस बेसिस पे जज साहब इज गोना सी कि देखिए यार ये तो प्राइमा फेसी सामने सामने झूठ, शरेआम झूठ है। लड़का अगर ये बोलता है जाके कि नहीं यार इसने मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए हैं, भाई मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है, हमारे अगर कुछ हुआ भी है तो वो दोनों के कंसेंट से हुआ है, तो उस चीज़ के अंदर भाई कोर्ट कैसे देखता है? ये तो जी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, ये देखिए कि प्रूफ, एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स, सारी जी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। तो उसके बेसिस पे कोर्ट ये व्यू बनाता है कि अगर कोई लड़का लड़की ऑलरेडी 2-3 साल से थे तो शायद ये जबरदस्ती ना हो और कोर्ट में जाना पड़ रहा है। दिस प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। तो आजकल जैसे कपल्स के बीच में लिव इन बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद फॉल्स एलिगेशंस और फेक प्रोमिसेस। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर रूप जैन। हाँ जी, तो रूप आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं कपल्स को लेकर, तो आए दिन आपको जैसे भी दिखता होगा कि यार बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आप उन लोगों को लेकर कैसे कैसे आप अप्रोच करते हो? इट्स नॉट ओनली अबाउट सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कपल्स के मैटर जब भी आते हैं तो वो यूजुअली हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक होता है। ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं कि लेट्स से एक कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी एक कपल है। द मोमेंट दे गो फॉर एनी ट्रिप व्हाटसोएवर, लेट्स से दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, सो लेट्स से कपल डिसाइड करता है कि हमने स्टे करना है एक रूम में। ठीक है। इट कुड बी एन ओयो रूम, इट कुड बी अनदर होटल रूम फॉर दैट मैटर। तो उनको यूजुअली देखा जाता है कि पुलिस आ जाती है, पुलिस रेड पड़ गई, पुलिस आपको टॉर्चर करती है कि अच्छा कि आप अनमैरिड लोग हो और एक रूम में इकट्ठे रिजाइड कर रहे हो कि ऐसे होटल में। तो उस जगह पे आपको ये करना है, आपको सबसे पहले ये बोलना है दैट लिसन सर, मेरा ये आधार कार्ड देखिए, आई एम ऑलरेडी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके। दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो कपल है जो उस टाइम पे होटल के कमरे में है, आपको ये कहना पड़ेगा पहली बात हम बालिक उम्र के हैं, विच इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ मेजर है जी। राइट। सेकेंडली हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से आए हैं। ठीक है। हम दोनों की आपसी सहमति है। ठीक है। और लॉ ऑफ द लैंड ये बोलता है कि एवरी रूम इज अ पर्सन्स कासल। ओके। आप एक 4 दीवारी में जो कर रहे हैं उसमें स्टेट, पुलिस, जज किसी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। सो वट एवर यू आर डूइंग विद इन दैट रूम वो आपकी आर्टिकल 14 है, 21 है, लाइफ है, आपकी मर्जी से होगा। नहीं तो मतलब जैसे देखा जाता है जब एक कपल ओयो के अंदर ही नॉर्मली जैसे सुनने में भी आता है कपल्स जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइक ऑल ऑफ अ सडन अगर पुलिस की रेड हो जाती है तो उस टाइम पे घबराना, जैसे हर बंदा घबरा जाता है कि नहीं क्या हो गया, मेरे मदर फादर को पता चल जाएगा, मेरे रिलेटिव्स को पता चल जाएगा, तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर क्या वो आदमी या वो जो लेडी है वो क्या कर सकते हैं? जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपने ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड्स आपके पास इंटैक्ट है, डिजी लॉकर के थ्रू है, कहीं से भी, और आपके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईडी कार्ड्स हैं। ओके। जिसमें विच कैटेगोरिकली शोज कि आपकी एज मोर देन 18 ईयर्स। ओके। वंस इट इज देयर कि आपकी एज मोर देन 18 ईयर्स है और आप ये शो कर पा रहे हैं कि बोथ द पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के साथ है, कोई जबरदस्ती से नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको होटल में कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही कोई पुलिस वाला आपके साथ ऐसा करे आप सीधा उनसे बोलिए कि लिसन सर, ये मेरा आर्टिकल 21 है विच इज राइट टू प्रिवेसी। ओके। आप मेरे बारे में, मैं किसके साथ आया हूं, क्या करने आया हूं, वो किसी को नहीं बता सकते। ठीक है। अगर आप बताएंगे राइट देन एंड देयर मैं अभी आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर दूंगा। ठीक है। आप बहुत सिंपली कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, लेट्स से हम दिल्ली में हैं या ऋषिकेश में हैं, आप सर्च कीजिए ऋषिकेश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके। आपको नियरेस्ट एसपी का ऑफिस वो दिख जाएगा। ठीक है। आप उधर भी अप्रोच कर सकते हैं राइट उसी टाइम, ठीक है। विदाउट इवन वेटिंग फॉर एनीवन। ओके। या आप 2-3 नंबर्स जो भी आप टाइप कीजिए, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन का, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन, ओके। जहां पे आप सिर्फ 2 चीजें बोलेंगी। आप उनके टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कीजिए कि देखिए मैम, मैं मोर देन 18 हूं
और मेरा पार्टनर भी मोर देन 18 है, ये लड़का 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 लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक कि है। हम जी मोर देन 18 है, हमारे आधार कार्ड या हमारे पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड्स है, मोर देन 18 है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, और हम दोनों कंसेंट के साथ आए हैं। ओके, द मोमेंट वी शो मोर देन 18 ईयर्स एंड वी बोथ आर देयर विद द कंसेंट, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब जैसे ये 18 के अबव होता है, मोर देन 18, अगर शादी का है तो वो 21 से ऊपर होता है हाँ, फॉर बॉयज़। और अगर और आप लोगों ने 18 कोई ऐसा कुछ करना है, जैसे ओयो बुक करना है, होटल रूम बुक करना है, फॉर दैट यू हैव टू बी अबव 18 ईयर्स। 18, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हो गई भाई, ओयो रूम्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जो भी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो आती है जैसे कपल भाग के शादी कर लेता है। जब वो भाग के शादी करता है तो उसके अंदर ना बाद में फैमिली टॉर्चर बहुत ज़्यादा आता है, कि तेरे को देख लेंगे, या लड़के को ना टॉर्चर के जैसे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि नहीं, जो तू जहाँ पर ही मिलेगा तेरे को ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। तो इस केस के अंदर कोई कैसे अप्रोच कर सकता है? In fact, by this very scenario, I'm reminded of one of the personal things which happened back then in 2022 and recently happened like few weeks back as ओके, well. तो क्या हुआ था, हम मेरे ब्रदर की शॉप पे एक लड़का काम करता, अच्छा, वो यूपी गया, यूपी में एक जगह गया शामली करके, उधर से लड़की को भगा लाया ठीक है, और लड़की को भगाकर पंजाब में ले आया। अच्छा, जैसे उसने किया, वो लड़की वालों ने उस लड़के को धमकी देनी स्टार्ट कर दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डांगे ले आएंगे। वो एक्चुअल में ना 10-12 बंदे वो इकट्ठे लेके अपने वो जो भी असले, वो असला नहीं, मतलब कि वो डांग होती है हाँ ना जी, बड़ी हाँ बड़ी, जी, हाँ जी। वो लेकर आ गए। अब जब ये वाली सिचुएशन वो आ गई थी, तो हमने क्या किया, इमीडिएटली मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट फ्लाई किया। आई फ्लू टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप दोनों, आपने सिर्फ ये देखना है कि लड़का 21 साल के ऊपर का हो ठीक है, और लड़की आपकी मोर देन 18 ईयर्स हो, ओके, और आपका जो आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड आजकल बहुत इजीली फोटोशॉप्ड हो हो जाता जाता है, बिल्कुल, है। एनी डॉक्यूमेंट, प्रेफरेबली आपके 10th की मार्कशीट हो सकती है या कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसमें लड़के की एज आपकी 21 ईयर से ज्यादा है ठीक है, और लड़की की 18 ईयर से ज्यादा है। ओके, आपको क्या करना है, लेट्स से हम दिल्ली बैठे हुए हैं या कोई बैठा हुआ है यूपी बैठा हुआ है, तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच कर लीजिए, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब में चंडीगढ़ हाई कोर्ट अप्रोच कर ठीक लीजिए। है, आप हाई कोर्ट में अप्रोच कीजिए, और उधर एक आती है रिट, जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, आपको उस हाई कोर्ट में ये याचिका डालनी है कि देखिए, मैं एक लड़की हूं जो कि मोर देन 18 ईयर्स है, और ये लड़का 21 ईयर से ज्यादा है। बेसिकली बोथ द कपल शुड बी ऑफ लीगली मैरिजेबल एज। ओके, वंस 18 और 21 का क्राइटेरिया मीट हो जाता है और आपका म्यूचुअल कंसेंट होता है, तो हाई कोर्ट बोलती है कि अच्छा, फर्स्ट डेट पे ही हाई कोर्ट बोलती है, सिंस ये दोनों लीगली मैरिजेबल एज की हैं, इनको हमारी प्रोटेक्शन है, और जो लोकल एसएचओज है, लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो उसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी फैमिली या कोई और पीयर या कोई और सोसाइटी मेंबर्स, आपको खुद पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। नहीं तो मतलब अगर हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर होता है तो उसके अंदर फैमिली मैटर्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मतलब फैमिली की तरफ से आपको जैसे भी जो भी टॉर्चर वाली जो भी कॉल्स आ रहे हैं, या वो बोल रहे हैं ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती वो हैं। वहीं खत्म हो जाती है। इनफैक्ट द एंटायर बर्डन इज प्लेस्ड अपॉन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ठीक है, कि इस सिनेरियो में, सिंस हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी है, हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है क्योंकि आप लीगली मैरिजेबल एज की हैं, ठीक है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि आपको प्रोटेक्ट करें किसी भी टॉर्चर से, किसी भी थ्रेट से, किसी भी कोई भी कॉल से, आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जिसके ऊपर हमने बात करनी है ना, वो लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन है, डोमेस्टिक वायलेंस। भाई शादी होती है, शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लड़कियों को एट दी एंड घर छोड़ना पड़ जाता है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो माएँ जो मदर्स होती हैं, वो ये सोचती हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, तो एक आता है ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि नहीं यार मेरे को इनके लिए ही जीना है। बिल्कुल। बट अगर एट दी एंड अगर वो कोर्ट भी जाके अप्रोच करते हैं और वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते लाइक लॉयर्स वगैरह की फीस हो गई, सब कुछ हो गया, तो उस चीज़ के अंदर वो क्या कर सकते हैं? लेट्स से देयर इज अ वुमेन जिसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर किया जा रहा है, क्रूअल्टी हो रही है, या कोई भी तरीके से उसको वायलेंस किया जा रहा है उसके ऊपर, हाँ, तो ऑल शी इज सपोज टू डू इज शी नीड टू विजिट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे,
उधर लेट्स से कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस वाले भी नहीं सुनते। नहीं, एफआईआर अगर वो करवाना चाहे इन केसेस के अंदर एफआईआर हो जाती है? इन केसेस के अंदर एफआईआर बिल्कुल होती है, ठीक है। बट यूजुअली देखा गया है कि पुलिस कभी कभी नहीं सुनती। ओके। तो आप क्या करें, आप उधर से नियरेस्ट कोर्ट विजिट करें, हम्म। और कोर्ट में लेट्स से अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उधर आप एक लीगल एड सेल में चाहिए। ठीक है। लीगल एड सेल में आपको एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें पूरा खर्चा सरकार बियर करेगी। ठीक है। और वो जैसे ही वकील आपको मिल जाएगा, आप उसको बोलिए कि देखिए ऐसे ऐसे आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है, ये आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपसे डाउरी की डिमांड की जा रही है, आपसे और बहुत तरह के आपके ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में वो आपको कोर्ट में लेके जाएगा और डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आपकी लॉन्च हो जाएगी। ओके। एंड द मोमेंट डीवी की कंप्लेंट, ये जो वायलेंस की कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, राइट देन एंड देयर कोर्ट आपको दो तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। पहला, कोर्ट आपको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर दे देगी। अच्छा। कि अगर कल को आपका भाई बहन, आपका हस्बैंड, आपकी सास, कोई भी आपको कुछ बोलता है, तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपको एवरी डे ही कॉल यू, ही और शी विल कॉल यू अराउंड 6 in the evening, आपको 4, 5, 6 बजे एक रोजाना कॉल किया जाएगा, आपकी वेलबींग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट देन एंड देयर आपका वो SHO एक्शन ले लेगा। ठीक है। दूसरा ऑर्डर आपको मिलेगा रेजिडेंस ऑर्डर का, ठीक है। जहां पे वो ये किया जाएगा कि जब तक आपकी कंप्लेंट पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक आपको बाहर नहीं निकाल सकता कोई भी। अच्छा, मतलब घर में आपको जगह मिलेगी? घर में आपको मतलब जगह घर से मिलेगी बाहर और नहीं निकाल आपको सकते? कोई वायलेंस नहीं होगा। अगर होता है तो कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आपके हस्बैंड और जो भी आपको वायलेंट वो बिहेवियर से वो परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन। ठीक है। और साथ में अगर कोई बच्चा भी है उनका, तो वो बच्चे को भी कैसे मैनेज करा जाएगा इसके अंदर? अगर लेट्स से बच्चा है, तो जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की है, उसमें ही आप एक और कंप्लेंट कर दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और बोलिए जज साहब, मेरा ऐसे ऐसे 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, आई एम अ सिंगल मदर, मैं इसके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करूंगी। फिर कोर्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है कि हस्बैंड, आपने जब तक ये पूरा केस पेंडिंग है, टिल दैट पॉइंट इन टाइम आपको हर महीने इसको 15,000 रुपए देने हैं, या 12,000 देने हैं, मतलब या 20,000 देने हैं। वो उनके हिसाब से होता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, या कोर्ट कुछ भी अमाउंट फिक्स कर सकता है? नहीं, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हस्बैंड कितना अर्न कर रहा है, अच्छा। वो लड़का बच्चा ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ रहा था, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इस बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हाई क्लास का बच्चा है, तो उसके तो खर्चे ही लेट्स से 2-2 लाख के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो देखेगी कि यार ये वाली फैमिली में कि ये ऑलरेडी इस स्कूल में पढ़ रहा था, जिसकी फी है अराउंड 5,000 रुपीज। ठीक है। इसके एक्स्ट्रा को करिकुलर की इतनी फीस है, और ये इतना खेलता है, इतना इसके एक्सपेंसेस है। उस हिसाब से आपके फैक्ट्स को देखकर आपका मेंटेनेंस डिटरमिन कर दिया जाएगा। ओके। तो मतलब चलो, ये तो हो गई जैसे मेरिट्स के हिसाब से अगर कोई चीज़ चल रही है कि भाई वाकई उसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है उसके साथ, लेडी के साथ, इसलिए वो कोर्ट चली गई। अच्छा, अब क्या होता है सोसाइटी के अंदर ना, काफ़ी जगह ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई शादी के बाद ना लेडीज़ का भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहती है अपने हस्बैंड को कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के बाद वो मेंटेनेंस मांगती है। एक तो खुद की गलती है, ऊपर से हस्बैंड के साथ डिवोर्स मांगने के बाद उससे मेंटेनेंस भी मांगती है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर जो उसका जो हस्बैंड है, वो अपने आप को कैसे बता सकते हैं कि नहीं यार, गलती इसकी है, इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता इसे? ऐसा भी चीज़ हो सकती? देखिए, व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और या ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल है, अडल्टरस है, कुछ भी है, आजकल इस पे ऐसा रूलिंग्स आ रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। ओके। वेदर द गर्ल इज एक्चुअली हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नहीं है, या एक एक्चुअली फेक एलिगेशन लग रही है हस्बैंड के साइड से कि इसका जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। ये तो 4-5 साल के बाद पता चलेगा। अच्छा। और जब तक, अब क्या पता वो एक्स्ट्रा मैरिटल का नहीं हो, हाँ। या हो भी, हाँ। वो तो 4-5 साल के बाद पता चलेगा। तो उस पीरियड को प्रोटेक्ट करने के लिए द कोर्ट विल श्योरली ग्रांट द मेंटेनेंस टू द वाइफ। तो मतलब जो हस्बैंड है उसको देनी पड़ेगी मेंटेनेंस? उसको देना पड़ेगा। इनफैक्ट आजकल तो ये भी रूलिंग्स आ रही हैं कि इवन इफ द हस्बैंड इज नॉट अर्निंग, लेट से वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, तो भी कोर्ट बोल रही है कि चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी करो, इवन देन यू हैव टू मेंटेन। बट वो भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी
वाइफ मेंटेनेंस उसको चाहिए एक्चुअल में, क्या वो खुद केपेबल है, ओके क्या वो जानबूझ के तो नहीं है कि ओनली इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू। तो ऐसे कोर्ट कैसे जज कर सकता है अगर कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर है, तो कोर्ट कैसे बोल सकता है कि नहीं यार वो अगर अपना कर सकती है तो भी आपको देने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मेंटेनेंस आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग हैज नथिंग टू डू विद मेंटेनेंस। ओके। आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो लेट्स से अडल्ट्रस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बेसिस पे आप डिवोर्स जरूर ले सकते हो कि योर ऑनर देखिए जी मेरी बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही है और ये ऐसा ऐसा वो है जी, मेरे को डिवोर्स दिया जाए। तो इन दैट वेरी सिनेरियो कोर्ट विल श्योरली ग्रांट द डिवोर्स। अगर आपका सारा वो क्रूअल्टी का वो आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल का एंगल आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप डिवोर्स जरूर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं जी मेंटेन नहीं करूंगा। मेंटेनेंस के लिए आपके अलग क्राइटेरियाज है। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ ये चीज देखी जाएगी कि हस्बैंड को भी बुलाया जाएगा, वाइफ को भी बुलाया जाएगा। इन दोनों से 3 चीजें मांगी जाएंगी। ये मांगेंगे कि ITRs दे दीजिए, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न दे दीजिए, ठीक है। लास्ट 3 ईयर की हमें बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, लास्ट 3 ईयर अगर आपका कोई सैलरी रिकॉर्ड है या जो भी ITRs में नहीं है वो आपने कोई भी आपका एक प्रॉपर एफिडेविट बना हुआ है, ठीक है। उसके 10 पेजेस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसके तहत एक एफिडेविट है पूरा 11 पेजेस का। उसमें हस्बैंड को अपने जितने भी एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज करने हैं, वाइफ को भी अपने सारे एसेट्स डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। और उसके खर्चे कितने होते हैं, उसके ITRs कितने हैं, उसके बैंक स्टेटमेंट्स। जब दोनों हस्बैंड और वाइफ ये दोनों चीजें दे देंगे, दैट इज व्हेन द कोर्ट इज गोना डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरी थिंग्स कि अच्छा जी हस्बैंड इतना कमा रहा है, वाइफ इतना कमा रही है, या वाइफ केपेबल थी बट जानबूझकर एक्सटॉर्ट करने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी, तो फिर कोर्ट ये भी देखेगी और मेंटेनेंस अकॉर्डिंगली कम कर देगी। ओके। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था वेयर इन द गर्ल डिमांडेड मेरे को 6 लाख रुपए दो जी। तो एक किसी हाई कोर्ट ने बोला, वो कहते हैं 6 लाख रुपए, व्हेन यू योरसेल्फ आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप खुद एक केपेबल हो, ये हो, आप खुद कमा लो। हाँ, जो आपका फूड शेल्टर क्लोथिंग, जो आपकी नेसेसिटीज हैं, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी रह रहा है, हाँ। उसके हिसाब से हम आपको जरूर मेंटेनेंस देंगे। ठीक है। मेंटेनेंस कैन नॉट बी अ टूल फॉर एक्सटॉर्शन। मतलब अगर वो 6 लाख रुपए जैसे मांग रही है और वो खुद भी अर्न कर रही है, तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि नहीं अगर आप इतना खुद ही अर्न कर रहे हो तो आपको मेंटेनेंस की मतलब क्या क्या जरूरत है? वो डिपेंड करता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है वो किस बेसिस पे मेंटेनेंस मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल वो कहे जी मेरे बच्चों का, जो कि ऑलरेडी मेरे 3 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 12, 15, 18 जो भी एज है, उनकी जी ये क्लब में एक्टिविटीज़ हैं, ये क्लब में एक्टिविटीज़ है, ये क्लब में एक्टिविटीज़ है। अब बच्चे पिछले 6 साल से क्लब्स में जा रहे हैं, तो उनका बिकॉज वो स्टेटस ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही है। देन कोर्ट विल कंसिडर कि सी ये बच्चों का ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये वाला है, इसलिए हम मेंटेनेंस ऐसे ऐसे उसके अकॉर्डिंगली ग्रांट। अच्छा, एक मेरे को आप बताओ, जैसे आजकल जब लिव इन के अंदर एक कपल रहता है तो उसके बाद ना लाइक गर्ल्स की तरफ से ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि फेक एलिगेशंस बहुत लगते हैं। वो ये बोलती है कि मेरे को जो लड़का है उसने फेक प्रोमिस करे हैं कि मैं तुझसे शादी करूँगा या मतलब हम लोग शादी कर लेंगे, साथ रहेंगे। बट लिव इन के बाद ना कहीं ऐसा हो जाता है, सर्कमस्टांसेस से बनते हैं या जानबूझ के, ये उसी को पता है। बट क्या रीज़न होता है कि वो लड़की जब भी कोई एलिगेशन उसके ऊपर लगाती है कि भाई इसने मुझसे फेक प्रॉमिस करा, इसने मुझसे शादी नहीं करी, बट ये मेरे साथ लिव इन के अंदर था, तो इस चीज़ के अंदर अगर वो केस करती है तो लड़के के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और कोर्ट स्पेशली इसको कैसे देखती है? देखिए, हमारा लॉ ऐसा है कि द मोमेंट एक लड़की एक कंप्लेंट कर देती है पुलिस स्टेशन में कि इस लड़के ने जी मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस करके कि मेरे को बोला जी मैं आपके साथ शादी करूंगा, और शादी के प्रिटेक्स्ट में इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना ली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो कि आज चल रही है। लिव इन रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिजेबल रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। लिव इन रिलेशनशिप को इतना रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रह रही है, पहली बात तो वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। ओके। बट कभी कभी क्या होता है, इफ एट ऑल द रिलेशनशिप टर्न सार, अगर बिटर हो जाती है रिलेशनशिप या खराब हो जाती है कोई भी एस्पेक्ट पे, तो लड़की इमीडिएटली कंप्लेंट कर देती है। जैसे कंप्लेंट कर देती है, अब देखिए वही वाले पॉइंट पे हम आ जाते हैं।
वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज फॉल्स और ट्रू, वो तो जी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ट्रायल के बाद डिसाइड होगा। वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज फेक और ट्रू, ये तो जी 5 साल लग जाएंगे डिसाइड करने में, विच विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक वो है। कैसे डिसाइड करेगी, देखिए जी ये फैक्ट्स हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये प्रूफ्स हैं, इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये चीज फेक थी या ये चीज ट्रू थी। बट अब डिफिकल्टी अराइजेस, जो चिंता का विषय ये है कि ये जो 5 साल का पीरियड है जिसमें हर 1.5 महीने के बाद आपकी तारीख लगेगी, वही फिर सीन चल पड़ेगा कि तारीख पे तारीख, वेर इन ऑन एवरी डेट यू हैव टू अपीयर इन द ऑनरेबल कोर्ट, ओके। और आपको पूरा केस फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस एंटायर प्रोसेस जहां पे आपको 5 साल लगातार कोर्ट में जाना पड़ रहा है, दिस प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। एग्जैक्टली 5 साल आप एक जगह जा रहे हो, पूरा आपका दिन खराब हो रहा है। एंड व्हेन दिस एंटायर प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट, ये तो 5 साल फिर बाद में जब वो जीतता भी है तो भी वो कहता है मेरी तो जी लाइफ खराब होगी। अच्छा, तो रूप अब आप मेरे को ये बताइए भाई, जैसे कोई लड़का अगर ये बोलता है जाके कि नहीं यार इसने मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए हैं, भाई मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है, हमारे अगर कुछ हुआ भी है तो वो दोनों के कंसेंट से हुआ है, तो उस चीज़ के अंदर भाई कोर्ट कैसे देखता है? ये वाली जो कंप्लेंट है, ये यूजुअली अगर लेट्स से गर्लफ्रेंड करती है कि मेरे साथ जिसने ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं, द मोमेंट दिस कंप्लेंट इज लॉज्ड, राइट देन एंड देयर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इतना संगीन आरोप है कि एक लड़के ने दूसरी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट फिजिकल रिलेशंस बनाए, तो उसके खिलाफ एक एफआईआर होगी रेप की। ओके। अब इस रेप की एफआईआर से बचने के लिए आपको उसी टाइम एक वकील के पास जाकर एक एंटिसिपेटरी बेल होती है, ठीक है। क्योंकि पुलिस जैसे ही एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, पुलिस के पास पूरी पावर है अंडर द लॉ कि वो आपको अरेस्ट कर ले। ठीक है। अब उस अरेस्ट से बचने के लिए आपको एक एडवोकेट को कंसल्ट करना है, आपको उस एडवोकेट को सारे प्रूफ्स, एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स, वॉइस नोट्स, वॉइस चैट्स, जो भी आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, वो आपकी व्हाट्सएप चैट्स सारी आपने वो क्या कहते हैं उसके रिकॉर्ड में रखकर, ठीक है। आपने अपने एडवोकेट को दे देनी। ठीक है। उस बेसिस पे आपका एडवोकेट ये प्लीड करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखिए, सिंस ये दो लोग, दीज पीपल हैव ऑलरेडी बीन इन अ रिलेशनशिप, ये तो जी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, इट्स बीन 3 years, 2-3 साल से रिलेशनशिप में थे, ये देखिए कि प्रूफ, एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स, सारी जी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, तो उसके बेसिस पे कोर्ट ये व्यू बनाता है कि अगर कोई लड़का लड़की ऑलरेडी 2-3 साल से थे तो शायद ये जबरदस्ती ना हो। देखिए, ये रेप तब आता है जब अगेंस्ट द विल और विदाउट द कंसेंट हो, ठीक है। बिना कंसेंट से और मेरी इच्छा के विरुद्ध ये दोनों चीज होगी तो रेप आ जाएगा। ओके। हम ये शो करेंगे, देखिए जी हमारे रिलेशन जरूर बना है, बट वो विल के खिलाफ नहीं बना, इसकी सहमति के साथ बना था, कंसेंशुअल रिलेशन था। तो कंसेंशुअल रिलेशन में यूजुअली आपको एंटिसिपेटरी बेल वैसे डिफिकल्ट होती है मिलनी, बट यूजुअली आपको मिल सकती है प्रोवाइडेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक और चीज आपने ये चीज ध्यान रखनी है, हम बोलते हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, हाँ। तो स्क्रीनशॉट्स वैलिड नहीं माने जाते, ओके। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग लेटली इज, लोग क्या करते हैं, एक फेक डॉट व्हाट्सएप करके एक साइट है, हाँ। उसके ऊपर जाते हैं, फोटोशॉप कर लेते हैं और पूरी चैट आपकी फोटोशॉप होकर आ जाती है। ओके। तो व्हाट कोर्ट ऑफ लॉ डिमांड्स इज कि जो आप ये व्हाट्सएप के कॉन्वर्सेशंस लगा रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल फोन होना चाहिए, जिस फोन में आपकी एक्चुअल में चैट हुई, ठीक है। वो फोन का जो व्हाट्सएप का थ्रेड है वो आपका कोर्ट में जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट मैटर नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट फोटोशॉप हो जाते हैं। ओके। इसलिए क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट मैटर नहीं करेंगे। आप जो ओरिजिनल फोन है उसको आप ध्यान से रखिए, और उसका जो व्हाट्सएप का थ्रेड है जो हम बैकअप में जाते हैं, वो थ्रेड को आप डाउनलोड कीजिए और उसको एक पेन ड्राइव में डालकर कोर्ट में जमा करवा दीजिए। ओके। तब जाके वो वैलिड माना जाएगा। मतलब अगर देखा जाए एट द एंड जो भी चीज़ें दिक्कतें जो आती हैं वो ज़्यादातर सिर्फ लड़कों को ही आती हैं। लड़की अगर कोई भी चीज़ बोल दे कोर्ट के अंदर जाकर, या अगर इसने मुझे घूरा भी है
स्टेयर करा है या इसने मेरे को गलत नज़र से देखा है, तो वो सारी चीज़ें भी उसी हिसाब से कंसीडर करी जाती हैं कोर्ट के अंदर। देखिए इसका हमें रीजन समझना पड़ेगा। हम्म द लॉज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेट्स बैक टू 1860। हमारा इंडियन पिनल कोड जो आज बन चुका है भारतीय न्याय संहिता, ये 1860 के टाइम का है। 1860 के टाइम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उस टाइम पे विमेन वर कंसिडर्ड एज चैटल्स या गुड्स। बिल्कुल विमेन को एक सबॉर्डिनेट जेंडर माना जाता था कि ये तो जी एक मेन की सबॉर्डिनेट है, स्लेव है। ठीक है। और अगर उस टाइम पे कोई ऐसा संगीन जुर्म एलिगेशन भी कर दे, अगर उस टाइम पे कोई बंदा ऐसी एलिगेशन करे, तो ये माना जाता था कि इस लड़की ने अब जाके ये वाली एलिगेशन की है, इसके साथ सचमुच ऐसा हुआ होगा। ओके। बट एज द सोसाइटी प्रोग्रेस्ड, आजकल हम देख रहे हैं इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट। हाँ, हम कह सकते हैं, ये एक डिस्कशन का विषय बन सकता है कि वेदर द लॉज नीड रिफॉर्म और नॉट। ठीक है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं, जैसे ही एक लड़की बोलती है कि इस लड़के ने मेरे खिलाफ ये किया, राइट देन एंड देयर एफआईआर लॉज हो जाती है। नहीं, मतलब जो मेरे पूछने का मतलब था कि अगर कोई स्टेयर भी कर रहा है, अगर लड़की को लगा कि हाँ ये मेरे को गलत नज़र से देख रहा है, तो अगर वो उस टाइम पे जाके पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट करती है तो उसको वैसे ही कंसीडर करा जाता है। वैसे ही कंसिडर किया जाता है। आजकल ऐसा हो गया है, इफ एट ऑल अ गर्ल से एनीथिंग, इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज गॉस्पल। ये तो जी ऐसा माना जा रहा है कि भगवान ने सत्य वचन बोले और उसी टाइम आपकी एफआईआर हो जाएगी। अब क्या वो लड़की ने सच बोला है या झूठ बोला है, वो आपको 5 साल के बाद जज साहब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पे डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मतलब लड़के को अपने आप को प्रूव करने के लिए 3-4 साल 5 साल आराम से लग जाएंगे। और वो भी पक्का नहीं है कि वो मतलब अपने आप को प्रूव कर पाएगा या नहीं। इवन दो ऐसा माना जाता है, या हमारा लॉ ऑफ द लैंड है कि आई एम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है। भी मैं इनोसेंट हूं जब तक मेरे को गिल्टी सिद्ध नहीं कर दिया जाता। ठीक है। बट पॉइंट इज, अगर एक लड़की आज आपके खिलाफ आउटरेजिंग मोडेस्टी की, इसने मेरे को घूरा, कुछ भी कर दे, तो उसी टाइम आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद आपको बेल लेनी पड़ेगी। बेल में आपको वकील लेना पड़ेगा। फिर वो जो पूरा मुकदमा होगा उसको कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे। ठीक है। वो 4 साल का, जैसे मैंने पहले बोला, दैट दिस एंटायर प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। एग्जैक्टली। तो वो चीज रिफॉर्म्स की थोड़ी सी इस एस्पेक्ट पे जरूरत है। ठीक है। बट नॉट एवरी केस इज लाइक दैट। कुछ केसेस जो ऐसे आते हैं, वन नीड्स टू बी कॉशियस। ओके। अच्छा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, आजकल जैसे जो प्राइवेट चैट्स हो रही हैं एक कपल के बीच में, जो लिव इन के अंदर भी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, तो वो प्राइवेट चैट्स किस हद तक बढ़ चुकी हैं कि भाई जिसके अंदर न्यूड फोटोज़ वगैरह भी शेयर करी जा रही हैं। तो आप बीइंग एन एडवोकेट, आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे तो देखिए कि दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। कि एक प्राइवेट चैट्स में, इवन दो व्हाट्सएप पे अगर हम कर रहे हैं जो कि एनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, बट वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ व्हाट्सएप इज दिस, कि आप जो भी चीज शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो डेटा प्रॉपर्टी है व्हाट्सएप की, जो कि स्टोर हो रहे हैं सर्वर्स में अमेरिका में। और व्हाट्सएप एट एनी पॉइंट इन टाइम कैन यूज दैट थिंग एट इट्स प्लेटफॉर्म। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने बहुत ये वाला क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ये पूछा कि आजकल जो देखने में आया है कि टेलीग्राम पे लोग आपको भेज रहे हैं कि 20 रुपीज़ में 10 मिनट्स की वीडियो कॉल है जी, 50 रुपीज़ में 10 मिनट्स की आपको जी ऑब्सीन कॉल है। हाँ। या कभी कभी आपके व्हाट्सएप पे आपको कॉल आती है और आप भूले भुले के उसको रिसीव कर लेते हो। जैसे ही आप रिसीव करते हो, आपके सामने एक वो फीमेल होती है जो नेकेड होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है। नाउ वंस दिस एंटायर प्रोसेस इज बीइंग रिकॉर्डेड, फिर ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं आपके व्हाट्सएप पे कि देखिए जी, हम ये वाली चीज़ वायरल कर देंगे, आपके फेसबुक पे डाल देंगे, आपके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, आप साइबर सेल को 1930 पे कॉल कीजिए, एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कीजिए कि मेरे को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये वाली वीडियो है जी जो इन्होंने बनाई है, और ये मेरे को धमकी दे रहे हैं वायरल करने की। इन केस आपकी वायरल हो चुकी है तो साइबर पुलिस के पास इतनी पावर्स हैं कि वो आपकी वो टेक डाउन कर देगी। तो आपको वैसे कोई डरने की जरूरत नहीं है।
तो दिस इज द मैकेनिज्म विच यू कुड यूज बाय इमीडिएटली लॉजिंग। नहीं, अगर हम लोग कोई कंप्लेंट लॉन्च करते भी हैं तो साइबर सेल मतलब आइदर इट कुड बी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी अगर अपलोड हुई है वो, अगर जैसे वायरल हो गई है, कुछ हो गई है, तो वहाँ से भी वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर देंगे। वो ड्रॉप डाउन कर देंगे टू द एक्सटेंट दैट उनके पास वो सर्वर्स पे होगा। अच्छा, बट हम ये नहीं कह सकते, वी कैनॉट से एनीथिंग विथ सर्टेनिटी कि ये वाली चीज आपकी जो वायरल हुई है वो टेक डाउन हो जाएगी। उसका रीजन ये है बिकॉज जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं ना, दे रिमेन ओके, समवेयर और द अदर वंस द वीडियो हैज बीन वायरल्ड। वो आप उसकी एक्सटेंट, उसकी रीच कम कर सकते हैं कि जहां पे मेजर मेजर चीजें हैं वो साइबर पुलिस आपकी कर देगी। ठीक है, बट एज दे से दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी ना कहीं ना कहीं तो रह जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो वो हो ठीक है। जाएंगे। वहां पे आपको यू हैव टू बी कॉशियस। ठीक ठीक है, तो जैसे अब आपने मेरे को ये बताया भाई, इसके अंदर जिन लोगों जो लोग इनसे अवेयर हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भाई हम लोग साइबर सेल जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, बट जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे, इस चीज़ से हम लोग सबको कैसे अवेयर कर सकते हैं? यही सारी चीज़ें कि भाई अगर आपने जाना है, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो गई है, तो आप फटाफट जाके पहले अपना साइबर सेल साइबर जाओ। सेल के पास जाइए, हाँ जी, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इन द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट साइबर आपका साइबर सेल नहीं है या साइबर सेल की यूनिट नहीं है, हाँ, तो उसके लिए आप 1930 पे कॉल कीजिए। ठीक है, आप अपना ये बताइए कि मेरे साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है, मेरी ऐसे ऐसे वीडियो कॉल मेरे को आया था, मैंने रिसीव किया, वो सारी चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब वो जो परपेट्रेटर है वो मेरे को ऐसे ऐसे एलिज कर रहा है कि मैं तेरा ये कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे कर दूंगा, तो उस टाइम पे वो साइबर सेल आपका अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर आपको टेक डाउन कर देगी। सो देर आर 4 to 5 थिंग्स विच एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड में, चाहे वो अभी अभी उसकी शादी हुई है या शादी होने वाली है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या कोई भी सास ससुर, एवरीबडी मस्ट बी कॉशियस अबाउट दीज 4-5 थिंग्स। ओके, जैसे ही एक लड़की नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट करती है और बोलती है कि आजकल जो हम एलिगेशन देख रहे हैं कि मेरी सास ने मेरे को मारा, मेरी हस्बैंड ने मेरे को मारा पीटा, मेरे से दान दहेज मांग रहे हैं जी, मेरा ससुर मेरे ऊपर गलत निगाह से देख रहा है, अगर मेरा कोई देवर जेठ है वो भी मेरे ऊपर जी सेक्सुअली गलत निगाह से देख रहे हैं, जो मेरी ननद है, 5-6 ननद है, सभी फंसा लेते हैं। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, एंड व्हाट हैड हैपेंड इन दैट मैटर वाज, उसकी शादी हुई 2015 में, एंड दिस इज अ लाइफ लेसन। ओके, उसकी शादी हुई 2015 में, उसकी बेटी हुई 2016 में, ठीक है, और 2-3 साल तो उसका ठीक रहा। फिर समथिंग और द अदर हैपेंड इन 2019-20। उसकी बीवी उसको छोड़ के बच्चे को साथ में लेकर 2020 में कोविड के टाइम पे चली गई अपने मायके में वापस। अब 2020 के बाद ना 2020 में कुछ किया, ना 2021 में कुछ किया, उसने 2022 में, एंड दैट टू टूवर्ड्स द एंड, 2-2.5 साल के बाद, उसके शायद चाचा जी थे या शायद फादर साहब थे, उसके कोई SHO वगैरह था, शी गॉट द FIR लॉन्च्ड और एलिगेशन ये लगाई कि मेरा हस्बैंड, उसकी 76 ईयर्स की मदर और उसकी 6 की 6 बड़ी सिस्टर्स और साथ में उनके हस्बैंड्स मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरे से दान दहेज मांगते हैं, मेरा सारा स्त्रीधन ले लिया इन्होंने, सारा कुछ, ये वाली एलिगेशन बना दी। ओके, अब जैसे ही आप एलिगेशन ये लगा देते हो कि मेरे से दान दहेज मांगते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, तो 498 बन जाती है। ठीक है, ठीक है, अगर आप बोलते हो मेरा स्त्रीधन जो मैं लेके आई थी अपने मायके से मेरे ससुराल वालों ने रख लिया, तो वो बन जाती है 406। अच्छा, जो हम 2 सेक्शन देखते हैं ना, 498 ठीक है, लगी, हाँ, अच्छा, 406 6 लग गई। वो ये 2 सेक्शंस हैं। जैसे ही FIR लॉन्च होगी थी, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये वाले केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 498A के केसेस हो गया, या दान दहेज वाली, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा लॉ है वो बहुत कंसिडरेट है। वो ये चीज सोचता है कि हाँ यार, जिसके खिलाफ ये वाली एलिगेशन लगाई गई है, हस्बैंड के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ, 75 ईयर्स के खिलाफ, ननद के खिलाफ, ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल्स तो है नहीं। हाँ, अब हार्ड एंड क्रिमिनल्स नहीं है तो अरेस्ट करना जरूरी नहीं है इनको, अच्छा, तो वो कहते हैं आप इमीडिएट अरेस्ट ना करो और इमीडिएट FIR भी मत करो। ओके,
एफआईआर से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। ठीक है। जैसे अगर कोई लड़की बोले कि मेरे साथ इसने जी रेप किया है, तो जी तुरंत आपको एफआईआर करनी है। ठीक है। पर अगर कोई ऐसी एलिगेशंस आ गई, जैसे डॉक्टर से किसी का गलत ऑपरेशन हो गया, भी हम बोलते हैं जी एफआईआर करो, या गलती से कोई चीज डॉक्टर से, लेट्स से कोई मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हो गए, या फिर हमारे ये मैट्रिमोनियल वाले केस हो गए जहां पे घरेलू हिंसा, जहां पे नॉर्मल पीपल ऑफ द सोसाइटी आर इन्वॉल्व। ठीक है। क्योंकि लॉ ने ये सोचा कि अगर कोई सास ससुर जो कि 60-70 की उम्र के हैं, अगर उनको इस टाइम पे एफआईआर होगी और जेल होगी, तो उनका जीते जी मरना हो जाएगा। बिकॉज एज दे से दैट राइट टू रेपुटेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ इटसेल्फ। एग्जैक्टली। रेपुटेशन सब लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो भी 76 इयर्स के एज के अंदर अगर आप देख रहे हो तो वो लॉ कहता आप ऐसा कीजिए कि जैसे ही लड़की कोई कंप्लेंट करेगी वैसे एफआईआर नहीं करनी। अच्छा। पहले पुलिस इंक्वायरी करेगी। ठीक है। पुलिस का आपको कॉल आता है और वो आपको बुलाएंगे कि ऐसे ऐसे जी आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। फिर आप महिला थाने में जाएंगे, फिर महिला थाने में जाकर आपकी आपस में मीडिएशन करवाने की कोशिश विमेन सेल में। ठीक है। तो अगर तो आपकी बातचीत बन गई फिर तो जी ठीक है, अगर नहीं बनी तो वो इन्फ्लुएंस है, जैसे इस केस में एफआईआर करवा दी उसने। अब इस केस में हुआ, जैसे ही उसने एफआईआर करवाई, अब ये जितने भी ये क्या कहते हैं, मेरा जो क्लाइंट था, इसके खिलाफ, इसकी 6 सिस्टर्स के खिलाफ, इसकी 76 ईयर ओल्ड मदर के खिलाफ, मतलब सबके अगेंस्ट ही हो गया, सबके खिलाफ एफआईआर होगी। अब सभी को बेल लेनी जानी है। पंजाब से एवरीबडी हैड टू ट्रेवल टू लखनऊ। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने बेल पहले ली प्रिलिमिनरी। हमने ये बोला देखिए जी बिलेटेड कंप्लेंट है, मतलब कि 2 साल के बाद जी एफआईआर हुई है। ठीक है। दूसरी चीज जी, माँ अलग रह रही है, बेटियां सारी अलग रह रही हैं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। चौथी चीज, हमारे पास एविडेंसेस थे जहां पे वो लड़की गाली गलौज कर रही थी। अच्छा। तो इसके बेसिस पे हमने ले ली बेल। फिर जो सभी को पता होना चाहिए, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड में है, वो ये कि जो वो एफआईआर है, आज की डेट पे द लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दे दी हैं कि अगर कोई हस्बैंड की मदर, मतलब कि कोई सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी, कोई भी हस्बैंड के आगे रिश्तेदार के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस आती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको 5 साल मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाएं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में पूरी एफआईआर को चैलेंज कर दीजिए। ठीक है। हाई कोर्ट सिर्फ 3 चीजें देखेगी, बहुत सारी चीजों के अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीजें ये देखेगी कि देखिए लेट कंप्लेंट है, कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई प्रूफ्स नहीं लगाए, कोई वर्जन्स नहीं लगाए, कोई सिर्फ ऐसे ही वेग एलिगेशंस लगा दिए। तो हाई कोर्ट बोलेगी कि सिंस देयर आर वेग एलिगेशंस, बोल्ड एलिगेशंस, जो मन में आया वो लगा दिया, जेठ को भी पकड़ लिया, सास को भी पकड़ लिया, ससुर को भी पकड़ लिया, जेठानी को भी सबको पकड़ लिया, तो वो कहती है कोई कब इसके साथ प्रताड़िता हुई, कब हुई, कैसे हुई, कौन सी डेट को हुई, कैसे मार की, मेडिकल रिकॉर्ड, ये चीजें नहीं है, तो वो सभी के खिलाफ एफआईआर कैंसिल कर देती है। अच्छा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके खिलाफ हस्बैंड की मदर, फादर, बहन, तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाएं, क्वैशिंग की प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाएं। क्वैश से आपको पूरा केस आपका बंद हो जाएगा। जैसे इस केस के अंदर उन्होंने 2 साल के बाद एफआईआर करवाई थी, तो ये टाइमिंग कितना मैटर करता है इसके अंदर? देखिए, व्हेन इट कम्स टू सीरियस ऑफेंसेस, जैसे एक मोमेंट आया था, मी टू मोमेंट। हाँ बिल्कुल। अब उसमें ऑफेंस क्या लग रहा था, एलिगेशन क्या थी कि हमारे साथ इस डायरेक्टर ने या कास्टिंग काउच किया, मेरे को यूज किया वगैरह वगैरह, वो एक बहुत संगीन एलिगेशन थी। तो जब सीरियस एलिगेशंस आ जाती हैं, उसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है, उसमें लिमिटेशन नहीं है। क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। जब आपकी सजा ही बहुत ज्यादा 7 साल 10 साल से ज्यादा की है, जब आपके खिलाफ एलिगेशन ही इतने संगीन है कि आपने रेप किया, ये किया, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब भी वो कर सकते हो। अच्छा। पर हाँ, जब ये वाली चीजें होती हैं, लेट्स से 498 है हो गया, या मेरे को मारा पीटा, मेरे से दान दहेज लिया, इसकी लिमिटेशन रखी हुई है 3 साल की यूजुअली। अच्छा। कि डीवी में आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। अच्छा। ये बात नहीं है कि 1 साल के बाद आपकी फाइल नहीं होगी। ठीक है। आप 1 साल के बाद भी कर सकते हो, 2 साल के बाद भी कर सकते हो, 3 साल के बाद भी कर सकते हो। बट कोर्ट फिर ना उसको ऐसे देखता है कि यार इस लड़की ने 3 साल के बाद किया, क्या पता झूठ, क्या पता सोची समझी साजिश हो। ठीक है। तो उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाएगा। ओके। तो वैसे वो कभी भी करवा सकती है, क्योंकि वो ये बोलेगी लड़की
कि चाहे वो वाली चीजें 3 साल पहले हुई, वो ये बोल देगी इसने मेरे को कल मारा है, हाँ बिल्कुल सही इसने मेरे को 15 दिन पहले मारा है, इसलिए 3 साल से ये लगातार मेरे को मारता आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आज FIR कर रही हूँ। तो मतलब अगर किसी शादी को 10 साल 15 साल 20 साल भी हो जाए, अगर उसके बाद भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस डालना चाहता है तो भी हो सकता है। तो भी हो सकता है। मैंने अभी एक 20 साल की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, वो लेडी सिर्फ इस चीज पे रुकी हुई थी कि उसके 3 बच्चे हैं, अगर वो पहले छोड़ के चली जाएगी तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा? सही बच्चे बात है। रुल जाएंगे। बिल्कुल। तो ओनली फॉर दैट फैक्टर वो लड़की वेटेड फॉर 22 ईयर्स, इन द सेंस शी सैक्रिफाइस्ड फॉर 22 ईयर्स। पर जब एंड मोमेंट पे भी वो नहीं हटे, दे केप्ट ऑन थ्रेटनिंग कि तेरे को बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दैट इज व्हेन वी अप्रोच नियरेस्ट कोर्ट, और हमने जैसे मैंने बताया रेजिडेंस ऑर्डर ले लिए। ठीक अब है। जैसे ही हमने रेजिडेंस ऑर्डर लिए, अब उस लड़की को कोई नहीं कुछ कर सकता, ना उसको टच कर सकता है, ना आपको मार सकते हो, ना टॉन्ट कर सकते हो। अच्छा, तो रूप अब जो मेरे दिमाग में बात आ रही है भाई वो ये है, जैसे आजकल लिव इन के बाद जो कपल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या रहता है कि भाई लड़कियां फेक एलिगेशंस लगा देती हैं लड़कों के ऊपर। तो आपने मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेलेबल है और कौन सी ऐसी हैं जो नॉन बेलेबल है, मतलब जिसके अंदर आराम से लड़कों को बेल मिल सकती है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर लड़के इतना घबरा जाते हैं कि नहीं मेरे को बेल नहीं मिल रही, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। देखिए, पहले तो मैं बेलेबल और नॉन बेलेबल को क्लियर कर देता हूँ। जो कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो जी मेरे को बेल मिल जाएगी, और नॉन बेलेबल है जी मेरे को बेल नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जो बेलेबल ऑफेंस है, ये हमारा एक BNSS जो हमारा कानून है, उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। उसके सामने सामने लिखा हुआ है इसमें जी बेलेबल है, इसमें बेल मिल जाए नहीं, और ये वाला नॉन बेलेबल है। ठीक है। ये समझना है कि जहां पे बेलेबल लिखा हुआ है उसमें बेल आपकी राइट है। ओके। द मोमेंट आई कमिट एनी ऑफेंस और उस ऑफेंस के सामने बेलेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे को उसमें बेल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी किसी के साथ मार पिटाई हो जाती है, या आपस में हम गली में कोई 2 जन भिड़ गए और मार पिटाई होगी, गाली गलौज होगी, तो एक जन जाएगा दूसरे जन के खिलाफ FIR करवाने कि इसने जी मेरे को मारा पीटा। अब ये वाला जो एलिगेशन है मारने पीटने की, ये है बेलेबल। ओके। द मोमेंट इट इज देयर बिफोर द पुलिस, पुलिस खुद ही बेल दे देगी आपको कि ठीक है मार पिटाई होगी, आपको क्या करना है, आपको एक आधार कार्ड देना है, और साथ में आपका एक और बंदा, फैमिली फ्रेंड कोई भी होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा एज अ श्योरिटी। ठीक है। आपको उसी टाइम मिल जाएगी बेल। बट जब हम बोल रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी। ओके। इसका मतलब ये है कि बेल आपको कोर्ट से लेनी पड़ेगी। अब जब आप कोर्ट जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरे को बेल दो, और आपको मेरे को बेल देनी ही पड़ेगी। जज साहब उधर देखेंगे कि अच्छा इसके खिलाफ एलिगेशन क्या लगी हुई है, और अगर आपके खिलाफ ऐसी एलिगेशन लगी हुई कि इसने लड़की को छेड़ा और इसने ऐसे उसके साथ जबरदस्ती की या कुछ किया, अगर लड़की ने साथ में प्रूफ भी दे दिए, फिर वो आपको बेल नहीं देगी। ओके। पर अगर आपको एलिगेशन ऐसे लगा दिए कि मैं शाम को 4 बजे जा रही थी, ये लड़का पीछे से आया, गाली गलौज की, इसने मेरे को पीछे से छुआ या कुछ किया या इनअप्रोप्रिएट टच किया, तो अगर आप उसी टाइम उसकी CCTV रिकॉर्डिंग पेश कर दें कोर्ट में कि देखिए जज साहब, दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर, ये लड़की जो बोल रही है झूठ बोल रही है, कि जो ये बोल रही है वो कंप्लीटली डायमेट्रिकली झूठ है, तो उस बेसिस पे जज साहब इज गोना सी कि देखिए यार ये तो प्राइमा फेसी सामने सामने झूठ, शरेआम झूठ है, चाहे वो नॉन बेलेबल है, पर आपको बेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चाहे रेप का मैटर क्यों ना हो, लड़की बोले मेरे साथ इसने जबरदस्ती की, 26 तारीख को रात को होटल डिसेंट में बुलाकर या होटल इसमें बुलाकर मेरे साथ इसने इनअप्रोप्रिएट टच किया, अगर आप शो कर दें देखिए जी मैं तो 26 तारीख को था ही नहीं, मैं तो इधर ही, मैं तो बॉम्बे बैठा हुआ था, मैं तो गोवा बैठा हुआ था, ये देखिए जी फ्लाइट की टिकट्स, उस सिनेरियो में इवन दो रेप जैसा एलिगेशन भी लगा हुआ है तो आपको बेल मिल जाएगी। सो बेल और नॉन बेलेबल का ये डिफरेंस है कि बेल में बेल मिलना आपको हक है, और नॉन बेलेबल में आपको जज साहब को कन्विंस करना मतलब पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। और आपको ये 3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि जज साहब चाहे मेरे खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, ना मेरा कोई क्रिमिनल पास्ट है, ना मैं भागूंगा, ना मैं कोई किसी को डराऊंगा धमकाऊंगा, ना मैं टेम्पर करूंगा कुछ, इसलिए वो आपका बैकग्राउंड देखकर आपके खिलाफ क्या एलिगेशन है उसको देखकर आपको बेल दे दी जाएगी।
रूप, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि इन सब चीज़ों के अंदर पुलिस का क्या बेनिफिट होता है और जजेस का भी क्या बेनिफिट होता है? कि व्हेन इट कम्स टू पुलिस, ये देखना पड़ेगा कि लेट से कोई वाइफ फाइल कर रही है, कोई लिव इन में रिलेशन में रहने वाली गर्लफ्रेंड फाइल कर रही है, या कोई एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ फाइल कर रहा है। ये देखना पड़ेगा कि केस जो बनाया है वो सिविल का है कि क्रिमिनल का। फॉर एग्जाम्पल वाइफ जैसे अतुल सुभाष का केस था, उसके खिलाफ 9 केस थे। ठीक है। मेंटेनेंस का केस, चाइल्ड कस्टडी का केस, डिवोर्स का केस। अब डिवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, गार्डियनशिप, ये सारे हो गए जी सिविल केसेस। डीवी का केस सिविल केस। इस सिविल का मतलब इसमें आपका अरेस्ट नहीं है। ओके। पर 498 एफआईआर हो जाना, वो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस होगी। नहीं तो ऐसा भी होता है कभी कभी कोई केसेस के अंदर पुलिस डायरेक्टली मना कर सकती है कि इसके अंदर एफआईआर नहीं होगा, या उनका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि ले देकर केस खत्म कर दो यहीं पर ही? देखिए, इसके 2 सिनेरियोज हैं। पहला, पुलिस बोलेगी हम एफआईआर नहीं करते, तो आपको क्या करना है? लेट से आपकी गाड़ी चोरी हुई, लेट से आपकी मारपिटाई हुई, लेट से आपके घर पे कोई बड़ी चोरी होगी, लेट से आपके किसी ने धमका दिया, लेट से आपको कोई फ्रॉड कर दिया, और आप पुलिस के पास जाते हो, तो हम देखते हैं कि यूजुअली पुलिस कहती है हम नहीं जी एफआईआर नहीं लॉन्च होंगे, या पुलिस कहती है कल आना, परसों आना, 4 दिन के बाद आना। तो इस सिचुएशन में आपको, ये रामबाण रेमेडी है, आपको क्या करना चाहिए? कानून बोलता है अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दे, 2 तरह के ऑफेंस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल आम भाषा में ये होता है कि जहां पे इतना संगीन ऑफेंस है, पुलिस को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसी टाइम अरेस्ट कर लेगी। अगर कोई लड़की बोले मेरे साथ रेप हो गया, अगर मैं बोलूं हमारे घर पे डकैती होगी, अगर मैं बोलूं इसने इसका मर्डर कर दिया, या किसी ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया, तो इतने संगीन ऑफेंसेस हैं कि पुलिस उसी टाइम आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है। किसी की परमिशन नहीं है। ठीक है। दूसरे तरह के ऑफेंसेस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, जहां पे पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है। अब लेट से रोजमर्रा की जिंदगी में आपके घर पे चोरी होगी। अब चोरी होगी, ऑफेंस है। ऑफेंस क्या है? थेफ्ट हुआ है। आपके घर पे चोरी हुआ, आपका मोबाइल चोरी हुआ है। आप क्या करें? आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और पुलिस वाला आपको मना कर दे। आपको क्या करना है? आपको नियरेस्ट एसपी को अप्रोच करना है, जो जिसके जुरिडिक्शन है। नहीं, मना करने का क्या रीज़न है? यही कि मतलब ले देकर कुछ हो जाए काम, या उनकी डिमांड रहती है ऐसा कुछ? देखो, नॉट ऑलवेज इट्स लाइक ले देकर। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, पुलिस कहेगी अगर एफआईआर लॉन्च हो गई, या आपके लेट से गाड़ी के टायर चोरी हो गए या गाड़ी चोरी होगी, पुलिस कहेगी अगर एफआईआर लॉन्च होगी तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस के रेटिंग सिस्टम होते हैं कि कितने ऑफेंसेस आपके लॉन्च हुए, कितने आपने सॉल्व किए। और जब एक एफआईआर लॉन्च होती है ना, तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। पुलिस को एक मोटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, चार्जशीट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। कि ये जी ऑफेंस हुआ था, मैंने इससे पूछा, उससे पूछा, उसकी गवाही ली, इससे लिया, मैंने सीसीटीवी पूछा, मैंने ये रिकॉर्ड चेक किया, वो किया, उसको बुलाया। इस सारी चीज़ों को करके पुलिस बनाती है रिपोर्ट, और वो बोलते हैं हम चार्जशीट, जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। पुलिस इस पूरे झंझट से बचने के लिए कभी कभी बोल देती है कि छोड़ो जी, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, नहीं जी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बट अगर कोई आपका ये वाला मोटरसाइकिल चोरी हो गया, कोई केस हो गया, चोरी डकैती कोई भी हो गया, तो आपको क्या करना है? अगर पुलिस वाला एफआईआर लेने से या लॉन्च करने से मना कर रहा है, आप अपने एसपी को अप्रोच करें। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसएचओ का सीनियर होता है। आप गूगल पे सर्च कर लें ऋषिकेश एसपी, दिल्ली एसपी, हम इधर सर्च कर लें द्वारका एसपी, तो हमें एसपी का एड्रेस मिल जाएगा। हम उस एड्रेस पे जाकर एक चिट्ठी दे दें उसको, फिर वो एसपी की ड्यूटी बन जाएगी कि आपकी एफआईआर लॉन्च हो। अगर लेट से फिर भी नहीं होती, तो आप कोर्ट में एक दरखास्त दे दें। आप कोर्ट में एक दरखास्त दे दें, जिसको हम बोलते हैं 156(3) की एप्लीकेशन। ठीक है। एक आप एप्लीकेशन दे दें, कोई सेक्शन नंबर भी नहीं, आप एप्लीकेशन दे दें कि ऐसा ऐसा जी मेरे साथ हुआ था, मेरे को 156(3), जो नए कानूनन में 175(3) की एप्लीकेशन है। ठीक है। आप उधर जाएं, आप उधर बोले मेरे साथ ऐसा चोरी हुआ था, इस डेट पे हुआ था, पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। फिर मैं एसपी के पास गया, एसपी ने भी मना कर दिया है। फिर कोर्ट देखी, अच्छा चोरी हुई है, तो कोर्ट बोल देगी पुलिस को तुम एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, इमीडिएटली लॉन्च करो एफआईआर। फिर जाके पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। ठीक है।
बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपसे रूप बात करके, नाले इतनी सारी चीज़ों का पता चला आज हमें। अच्छा, एक पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ना एक मेरे को चीज़ आपसे ज़रूर पूछनी है। वो ये है कि आजकल जैसे शादी हो जाती है एक लेडी की, और वो उसके बाद भी ना कभी खड़ी हो जाती है कि अपने भाई का हिस्सा मांगने के लिए। वो रीज़न ये होता है कि मैं तेरा नहीं ले रही, मैं अपने बाप का ले रही हूँ। भाई मैं तेरी प्रॉपर्टी के अंदर से कुछ नहीं ले रही, बट जो मैं ले रही हूँ ना वो मैं अपने बाप का ले रही हूँ। पहले के टाइम पे थोड़ी शर्म भी होती थी, हर बंदा खड़ा नहीं होता था ऐसे। लेकिन आज किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर बंदा कहता है ठीक है मैं अपना राइट ले रही हूँ तो तेरे को इससे क्या मतलब है। तो इस चीज़ को मतलब अगर ये भी अगर चीज़ कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट किसके फेवर के अंदर और कितने टाइम के अंदर मतलब इसका एक अपने को आंसर देता है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो डॉटर्स राइट्स इन द प्रॉपर्टी के रिलेशन में है। सो इसको हम दो पार्ट्स में डील करेंगे, 2005 के बाद और 2005 से पहले। ठीक है। 2005 से पहले लड़कियों का, बेटियों का कोई हक नहीं था प्रॉपर्टी में, पर लॉ ने एक नीड रिकॉग्नाइज की कि लड़का लड़की सामान्य है। ठीक है। तो 2005 के बाद उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और उसमें लड़कियों का राइट भी रिकॉग्नाइज कर दिया। अच्छा। अब डॉटर्स इक्वल पार्टनर बन चुकी हैं को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। मतलब कि जो भी अनडिवाइडेड एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, हमारी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कियों का आधा हिस्सा आ चुका है। ठीक है। अब लड़कियां आजकल देख रहे हैं कि क्लेम कर रही हैं आधा हिस्सा। एक मेरे पास केस था जिसमें पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को हिस्सा मिले। ठीक है। पेरेंट्स ने, मेरे पास एक पेरेंट आए, उन्होंने बोला कि देखिए जी, हमने जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी था, हमने ऑलरेडी 15-20 साल पहले अपनी बेटी को शादी के टाइम पे दे दिया। अच्छा। और शादी के टाइम पे हमने लेट्स से 50 लाख लगाया, 70 लगाया, करोड़ रुपए, जितना भी लगाया हमने दे दिया उसको। और वो आज बहुत बढ़िया परिवार में सेटल्ड है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाली जो हमारी बची प्रॉपर्टी है, ये सारी हम प्रॉपर्टी अपने बेटे को हमारी चली जाए। ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो एक विल बना के चले जाए। ठीक है। फिर जैसी उनकी डेथ होगी या उनके बाद वो विल बाहर आ जाएगी। ओके। अच्छा, तो जैसे आप ये बता रहे हो विल बनाकर चला जाए, तो ये विल भी आई गेस आगे कभी ना कभी चैलेंज हो सकती है, लाइक कोर्ट के अंदर। हाँ, आजकल ये काफ़ी केसेस आ रहे हैं कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके बाद 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या भाई बहन है, वो आपस में एक दूसरे की विल चैलेंज कर देते हैं। ठीक है। जिसको प्रॉपर्टी नहीं मिली वो विल चैलेंज कर देते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, पेरेंट अपनी विल को रजिस्टर करवा लें। अच्छा। आप नियरेस्ट एसडीएम ऑफिस जाएं, जहां पे भी आप रिजाइड कर रहे हैं, वहां की आप तहसील में जाएं, वहां पे तहसीलदार है और उसके ऊपर होता है एक एफडीएम। आप उस तहसील ऑफिस में जाएं, अपनी विल को रजिस्टर करवा लें। उसके लिए आपको 2 विटनेसेस आपके जाएंगे और साथ में आपकी क्या कहते हैं विल जो आपने लिखी है, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, जैसे मर्जी आपको कन्वीनियंट है। 2 विटनेसेस के साथ आपकी विल रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर विल आपकी रजिस्टर हो गई तो अगर उसके बाद कभी चैलेंज भी कोई करता है, कोई भी ब्रदर या सिस्टर कोई चैलेंज करता है, बट वो फिर 90% कितने चांसेस रहते हैं कि वही वो विल चैलेंज नहीं होगी आगे कोर्ट के अंदर? विल तो चैलेंज तो कोई भी कर सकता है। कोर्ट इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है। आप चिट्ठी डाल दोगे, आप बोल दोगे नहीं जी, ये वाली जो चीज है ये तो मेरी मम्मा ने एंड मोमेंट पे मेरे नाम पे की थी। ठीक है। बट कोर्ट आपके फेवर में इंक्लाइन करेगा, क्योंकि कोर्ट देखेगा, एक आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होता है। जज साहब बैठेंगे अपनी आर्म पे, वो ये सोचेंगे कि एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी ने क्या सोचा होगा उस टाइम पे। तो उसने ये सोचा कि उसने बेटी की अपनी ऑलरेडी शादी करवा दी है, ठीक है। वो अच्छे खानदान में है, उसका सारा कुछ वो है, ये मैं सारी चीजें अपने बेटे को देता हूँ। और उसने रजिस्टर भी करवा दी, साथ में 2 विटनेसेस भी हैं। और इसको और सॉलिडिफाई करने के लिए आप एक वीडियोग्राफी बनवा लीजिए। अच्छा। कि जहां पे आपके पेरेंट्स किसी एक फैमिली फंक्शन में नहीं भी एक वीडियोग्राफी में बोल रहे हैं कि ये वाली विल मैंने इधर बनवाई थी, ऐसे मैंने उधर रजिस्टर करवा के अपने कंप्लीट दिलो उससे नेचुरल लव एंड अफेक्शन से मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। सो दैट एड्स। ठीक है रूप, आज के पॉडकास्ट के अंदर आने का आपका बहुत बहुत थैंक यू।